आज हम लोग बढ़ेंगे अपनी थर्ड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। तो एप्लीकेशन नंबर थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है जो स्फेरिकल शेप में है, उस पे चार्ज होगा। ठीक है, उस पे चार्ज होगा तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब मान लो वो कोई स्फेरिकल बॉल है, वो मेटल की है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब कोई मेटल नहीं है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, वो ऐसी बॉडी है। कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। जैसे मान लो मेरे पास ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर पे अगर हम चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, यू। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टिंग बॉडी पर अगर चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, उसके अंदर नहीं स्टे करता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज फ्री टू मूव होते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अपने आप को हर चार्ज उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला जो चार्ज है, इसके ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा, सब मिलके फोर्स लगाएंगे। तो ये अपने आप को यहाँ क्यों रखे हुए? क्योंकि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर अपने आप को स्टे कर लेता है। इसी तरह हर एक चार्ज भी यहाँ पर, और कहाँ जाके स्टे करेगा? जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके, जितना ज़्यादा बाहर जा सके। तो कहाँ ज़्यादातर बाहर जा सकता है? बस सरफेस पे जा सकता है, इसके बाहर जा नहीं सकता। इसके बाहर तो एयर होगा, और एयर इंसुलेटर है, वहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो कोई स्फीयर है हमारे पास जो कि कंडक्टर है, उस पर अगर हम चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा तो जिस जगह पर चार्ज है, जिस शेप में चार्ज है, उस चार्ज के शेप के अकॉर्डिंग उसका नाम देंगे। जैसे इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी कंडक्टिंग शेल या चार्ज शेल। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? चार्ज शेल। शेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें हम, तो मान लिया हमारे पास ये नॉन कंडक्टर है जो कि स्फीयर के फॉर्म में है। इसमें हम लोग जहाँ चार्ज डालेंगे वहाँ चार्ज स्टे कर जाएगा, उसके आगे मूव नहीं कर सकता वो। तो इसका चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से। तो दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बस दोनों ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्ज शेल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल। ठीक है, शेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे पास स्फीयर है जिसका सेंटर ये पॉइंट है, और यहाँ इसकी रेडियस हम मान के चल रहे हैं स्मॉल आर है, कैपिटल आर मान लेते हैं, चलो कैपिटल आर है। अब इसमें हम लोग चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज इस तरह से यहाँ पर इसके सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारा चार्ज सरफेस पे आ गया। मान लेते हैं हमने इसको चार्ज दिया है Q, और इसकी जो डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो सिग्मा इज़ द चार्ज डेंसिटी, और हमने टोटल चार्ज जो इसको दिया है वो कैपिटल Q दिया है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोल रहे हैं P1। एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोल देते हैं P2।
और एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर, जिसको हम बोल देते हैं P3। तो ये तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सिंपल। P1 क्या है? P1 आउटसाइड द स्फीयर है, स्फीयर के बाहर का पॉइंट है। P2 क्या है? सरफेस के ऊपर का पॉइंट है, कोई पॉइंट सरफेस के ऊपर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। और P3 क्या है? P3 स्फीयर के अंदर का कोई पॉइंट है। तीनों पे हम लोग बारी बारी से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एट P1, P1 की खासियत क्या है? आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। अच्छा, बाहर है तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मान लेते हैं सेंटर से इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, दिस इज द डिस्टेंस, को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर है, दिस इज कैपिटल देन कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, लार्जर देन कैपिटल आर। तो इससे हमको आइडिया मिलेगा कि ये कहाँ पर है। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड करेंगे, हमारे को हेल्प लगेगी किसकी? गॉस थ्योरम की। गॉस क्या कहता है? इसमें आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है नहीं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ होगी, तो इसमें सारे पॉइंट ऐसे लेंगे जिसकी डिस्टेंस क्या हो? स्मॉल आर। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ये एक सरफेस बना लिया। ठीक है, अब ये जो सरफेस है ये भी स्फीयर है, तो आप कह सकते हो लेट अस अज्यूम a Gaussian surface in the shape of sphere। ठीक है, बाकी आगे लिखना हो तो इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा आर कांस्टेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया और इस पर हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है ये, यानी कि E डॉट DA, ये फाइंड आउट करेंगे। अब E डॉट DA फाइंड आउट करने के लिए हमको DA चाहिए, तो मान लिया हमने यहाँ पर एक छोटा सा DA बना लिया, दिस इज योर DA। अब इस DA के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई, तो वो हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल क्या बन रहा है वो बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें सारी की सारी आउटसाइड होंगी इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA दोनों के बीच में एंगल 0 है। ठीक है, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं EDA cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा ये हो जाएगा EDA। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर कर दिया, तो E को बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ DA का मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब DA मतलब क्या है? DA ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। गॉसियन सरफेस है किस शेप का? तो ये स्फीयर है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो होता है 4πr²। तो ये हो जाएगा E इंटू 4π स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस थ्योरम है, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज वाला आया है, तो आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड behaves like point charge placed at center of sphere। स्फीयर के सेंटर पे चार्ज प्लेस है,
मतलब ये जो टोटल पूरा का पूरा जो चार्ज है Q, ये सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। ये हम मान के कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट चार्ज की तरह, जिसकी वैल्यू होगी Q/r²। लेकिन अगर मान लेते हैं हमको Q से नहीं लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा किससे, सिग्मा से, क्योंकि हमारी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा से। तो अगर सिग्मा से लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा सिग्मा इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन जितने एरिया में चार्ज है। किस एरिया में चार्ज है, तो चार्ज जो है वो चार्ज का एक्चुअल एरिया ये वाला है, तो हमें इसका एरिया लिखना है। मतलब ये जो सरफेस एरिया लिखना है वो छोटे वाले स्फीयर, जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका एरिया लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4πR²। तो हमारी स्मॉल कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4πR²। अब ये वैल्यू अगर हम उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0, और Q की जगह पे आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πR² और नीचे स्मॉल r²। 4π से 4π हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन ε0 इंटू स्मॉल r²। तो अगर इसमें ध्यान से देखें, सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है किसके, स्मॉल r² के। दैट मीन्स डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन किस शेप में डिक्रीज होती जाएगी, इसका अगर हमको डायग्राम देखना है, हम लोग पीछे बना चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और R का पॉइंट चार्ज के लिए हमने देखा था, तो वो इस तरीके से पैराबोलिक शेप में डिक्रीज होगी। यूँ ये पैराबोला बनेगा, ये हमको रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इसको, इस तरीके से डिक्रीज होगी। ओके, तो ये था आउटसाइड वाला पॉइंट। अब अगर हम लोग देखें कौन सा पॉइंट, सरफेस पर, तो 2 वाला जो है वो एट P2 ऑन सरफेस। अब सरफेस पे कोई पॉइंट है, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि जो हमारा स्मॉल r है, जो यहाँ पे हमने स्मॉल r लिया है, ये अगर ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पहुँच गया, सरफेस पे पहुँच गया, बस यही लिखना है। तो स्मॉल r शुड बी इक्वल टू कैपिटल R। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू निकाल के रखी है, इसमें स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R लिख दो, बस इतना ही लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R² अपॉन ε0 कैपिटल R²। ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। सिंपल। और सिग्मा अपॉन ε0 को देखोगे तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है और मैक्सिमम भी है, ये मैक्सिमम है वैल्यू है, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। कहाँ पर, सरफेस पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग इन साइड पे पहुँचे एट P3 इनसाइड द सरफेस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो। किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये प्रूफ करके दिखाइए। तो हम लोग इसी पॉइंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कैसे प्रूफ किया जाएगा। हमारा जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा है, ओके। अब इस स्फीयर में जो चार्ज है वो इस तरीके से सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है। ये इसका मान लिया सेंटर है ओ, इसकी रेडियस थी कैपिटल R। अब कोई पॉइंट हमने यहाँ लिया हुआ है, इसको हमने बोला था P3। तो हमें कैसे निकालना है, हमें यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमने वो गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। मान लिया ये गॉसियन सरफेस है हमारा। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है स्मॉल r है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए हमें तो फाइंड आउट करना होता है पूरा का पूरा ये E डॉट dA शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन ε0, हमारा ये रूल है। तो इसमें हम लोग ये ना फाइंड करके हम लोग पहले नेट चार्ज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्यों, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, जितना चार्ज सरफेस के अंदर होगा
उससे जो फ्लक्स आएगा वो ई डॉट डी ए या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यही तो बोला है उन्होंने। तो जब इस सरफेस के अंदर, ये जो हमने सरफेस इमेजिन किया है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब चार्ज ज़ीरो है, तो हमारा ई डॉट डी ए ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि क्यू ज़ीरो है तो ई डॉट डी ए भी ज़ीरो हो जाएगा पूरा पूरा। अब अगर ई डॉट डी ए ज़ीरो हो गया तो इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए क्या है, एरिया वेक्टर या एरिया बोल लीजिए। तो आपका एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया है इसके पास रेडियस है, और रेडियस है तो इसके पास एरिया भी है, 4πr² एरिया भी है, तो वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता। तो अगर ये ज़ीरो हो नहीं सकता तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब उनमें से कोई एक नंबर ज़ीरो होगा। तो अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकता है तो कौन ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रूव्ड। तो इससे आपका ये प्रूव भी होगा किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, और इसी तरह से उसको प्रूव भी किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तीनों पॉइंट का मिला के अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, तो ये सेंटर हमने मान लिया। सेंटर किसका, ये सेंटर, ये वाला सेंटर आप सोचिएगा कि ये स्फीयर का सेंटर है, ये सेंटर स्फीयर का है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे इसका सरफेस आएगा, और स्मॉल आर इसके आगे जाएंगे तो आप बाहर जा रहे हैं स्फीयर के, और इसके अंदर आएंगे मतलब स्फीयर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि कैपिटल आर यानी कि सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, वो मान लिया ये है। ठीक है, जिसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने पीछे निकाली। और हमारा इन साइड जैसे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो अगर इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो हमारा ये इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और हमारा सरफेस पे ये हाइट है, यानी सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, और इससे आगे जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, इस तरीके से पैराबोला बनाते हुए। तो ये शो कर रहा है E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू r²। ये लाइन शो कर रही है सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये लाइन जो शो कर रही है वो कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ड्यू टू शेल, चार्ज शेल। ग्राफ भी आपको आना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, यानी इस बार नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो हमारा ये है स्फीयर, जिसका सेंटर है ये, और जिसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ले ली, और इस बार चार्ज जो है इसके अंदर पूरा का पूरा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर है। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर है, और यहाँ पे भी हम लोग 3 पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट होगा बाहर, थोड़ा ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे जिसको हमने P1 बोल दिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने P2 बोल दिया, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने P3 बोल दिया। ठीक है, तो ये बाहर है, ये सरफेस पर पॉइंट है, और ये इनसाइड पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले अगर बाहर देखेंगे तो बाहर का तो एग्जैक्टली वैसे ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें मान लेते हैं, चार्ज है कैपिटल क्यू, और डेंसिटी इसमें रो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये चीज़ याद रखनी, डेंसिटी हमको लिखनी है रो। तो सबसे पहले एट P1 आउटसाइड स्फीयर के बाहर, काम वही करना है हमको। पहले सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा, तो हमने इमेजिन कर लिया ये इस तरह से। अब ये कैसे पता चलेगा कि बाहर पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, दिस शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, तभी तो पता चलेगा। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, पहले E डॉट डी ए। E डॉट डी ए निकालने के लिए
पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको चाहिए डी ए, तो हमने मान लिया ये छोटा सा डी ए है और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है इसके पैरेलल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास बचेगा ई डी ए। ई को हम लोग बाहर निकालेंगे क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। डी ए का इंटीग्रेशन होगा तो इसका एरिया यानी गॉसियन सरफेस, ये डी ए को किसका है, ये गॉसियन सरफेस का है। तो गॉसियन सरफेस का जो हमें अगर एरिया लिखना है तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आया है जैसे पीछे किया था। तो ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जैसे उसमें भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव हुआ था, एग्जैक्टली वही है। बस अगर हमें Q को हटाएंगे, Q को अगर हमें हटाना है तो थोड़ा सा बदल जाएगा। बस क्या बदलेगा देखिए, रो इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन जितने वॉल्यूम में चार्ज है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर का वो वॉल्यूम लेना है जिसमें चार्ज है, तो इसके अंदर का वॉल्यूम वही है छोटा वाला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चला गया मेरा, हमारे पास आ गया है रो अपॉन 3 इंटू आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें देखिए चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर रो है, सिग्मा नहीं है यहाँ पर रो है। तो रो के फॉर्म में याद करना हो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वरना ये फार्मूला भी ठीक है। ये इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे ये वही फार्मूला है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज वाला। बस इसमें आपको Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको सिग्मा दिया है, अगर आपको रो दिया है तो तब वो Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं, अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है। और फार्मूला कोई बहुत ऐसा नहीं है कि याद ना हो, सिंपल सा है। बस इसमें जो इस बार कैपिटल आर जो है वो क्यूब हो चुका है, ठीक है, और नीचे 3 आ गया एक्स्ट्रा में। कैपिटल आर क्या हो गया, पावर 3 हो गई, तो नीचे 3 आ गया। उसमें क्या था, स्क्वायर था, नीचे कुछ नहीं था, बस ये डिफरेंस है। ओके, अब अगर हम सरफेस की बात करें, ठीक है, तो एट P2 ऑन सरफेस, ठीक है। सरफेस कैसे पता चलेगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर देंगे, बस सरफेस आ गया। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है ये, इसको कैपिटल आर के बराबर कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आर स्क्वायर से ये चला जाएगा, मेरे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए रो कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, तो ये भी कांस्टेंट आया है। और कांस्टेंट के साथ साथ ये मैक्सिमम भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सरफेस पर ही होगी। पीछे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू आर स्क्वायर ही आई है, जैसे शेल में आई थी। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा ऐसे यूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल आर, सिंपल सा। यहाँ पे ये कांस्टेंट ही है। थर्ड, तीसरे की अगर बात करें, एट P3, P3 कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर। यहाँ पे 0 नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल आर जो होगा वो छोटा होगा कैपिटल आर से, और यहाँ पे 0 नहीं होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सेंटर मान लेते हैं और यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं P3 जिस पर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तरीका वही है। पहली बात तो ये आपका रेडियस हो गया कैपिटल R और ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे U। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, समझिएगा, इसमें पूरा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट था, पूरे वॉल्यूम में था इस तरीके से। तो गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम जो है सिर्फ उसी को देखेंगे, पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे। बाहर जो चार्ज रह गया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पूरी बॉडी में चार्ज कैपिटल क्यू था, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कैपिटल क्यू नहीं रहेगा, उसके अंदर चार्ज चेंज हो गया है, कम हो गया है। तो वो जो कम हुआ है उसको हम मान लेते हैं वो है स्मॉल क्यू। ठीक है, ये बस इतना ध्यान देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। यानी अगर मुझे ई डॉट डी ए अगर निकालना है तो ई डॉट डी ए सेम वैसे ही निकाला जाएगा, ई डी ए कॉस ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कॉस ज़ीरो कैसे होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ई डी ए बचेगा और इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा किसका, डी ए का। लेकिन ये कौन सा डी ए है, ये इस गॉसियन सरफेस का डी ए है, ध्यान रखना है। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये होना किसके बराबर है, तो ये होना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन यहाँ पर Q हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब Q कितना होगा, Q कैसे निकालेंगे वो समझिए। हमारी डेंसिटी थी कितनी, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी, तो यही होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा रो, चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, और ये स्मॉल क्यू कितने वॉल्यूम में है, तो सिर्फ यही वाला वॉल्यूम लेंगे और ये वाला वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमको वही वॉल्यूम लेना है जिस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कंसीडर करना है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू मेरी हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब ये स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लोग, यानी जो आया है मेरे पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो इसको और इसको बराबर में रख देंगे, इक्वल में रख देंगे, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई चला गया, स्मॉल आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर चला गया, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है रो/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बढ़ने पर स्मॉल आर की वैल्यू घटेगी और घटने पर स्मॉल आर की वैल्यू घटेगी, लेकिन कहाँ, स्फीयर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है हमारा और ये हमारा कैपिटल आर है और हमारे स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो इसके अंदर से देखी जाएगी। यानी जब मेरा स्मॉल आर जो है बराबर होगा कैपिटल आर के, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। आप करके देख सकते हैं, वही आंसर आएगा जो पीछे भी आप लोगों ने निकाला था। स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिखेंगे हम लोग, तो हमारा यही देखो आ जाएगा, कैपिटल आर यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पर। इसी तरीके से स्मॉल आर की वैल्यू अगर आप कम करते चले जाओगे, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू आप कम करते चले जाओगे, तो कम करते करते कितनी कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। जब जीरो कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो बस आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कहाँ, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर पे जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे आप आर को कम करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी। और कैसे कम होगी, लीनियरली कम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल आर की पावर 1 है। जब पावर 1 होती है तो वो लीनियर ग्राफ होता है। मतलब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वो सिंपल सा ग्राफ उसका ऐसा बनेगा कि यहाँ पर तो मैक्सिमम है मान लिया कैपिटल आर पर, और जैसे जैसे आप अंदर आओगे तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, सेंटर पे पहुँच के क्या हो जाएगी, ज़ीरो।
तो ये E प्रोपोर्शनेट टू R इनको दिखा रहा है। तीनों को मिला के अगर हम लोग बनाएंगे, यानी तीनों पॉइंट्स को मिला के अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे भी पीछे रिप्रेजेंट किया था वैसे आपको रिप्रेजेंट करना आना भी चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये हो गया O इज़ द सेंटर, ये सेंटर की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट है। और ये हो गया कैपिटल R जो इसके सरफेस की बात हो रही है, और इसके आगे आप जाएंगे तो बाहर जा रहे हैं, इसके अंदर आएंगे तो आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं। कैपिटल R पे मैक्सिमम है, कितनी है, रो इंटू R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सिमम है। इससे आप अंदर की तरफ आएंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखा दोगे, बाहर की तरफ जाओगे तो ऐसे कर्व दिखा दोगे, बस। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू R स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, E प्रोपोर्शनेट टू R। बस ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात चार्ज स्फीयर की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आगे का टॉपिक ही शुरू होगा। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसको हम लोग हमेशा V से लिखेंगे, कैपिटल V सिंबल है इसका। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी लोकेशन की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। कोई लोकेशन होगी, कोई पोजीशन होगी, कोई जगह होगी, किसी जगह की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि किसके पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई लोकेशन होगी उसको हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ग्रेविटी की कोई लोकेशन की बात हो रही होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन की वैल्यू की बात करें कि वो ज़्यादा पावर वाली वैल्यू है, ज़्यादा पावर है उस जगह पर, या कम पावर है, वो हमको कौन बताता है, वो हमको बताता है पोटेंशियल, उस जगह का पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके केस में जैसे मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिए, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, एक पॉइंट C। तो इन तीनों पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोल दिया VA है, यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोल दिया VB है, और यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोल दिया VC है। अब हमने कहा कि VA यानी A पॉइंट का पोटेंशियल कम है किससे, B पॉइंट के पोटेंशियल से, और B पॉइंट का पोटेंशियल कम है किससे, C पॉइंट के पोटेंशियल से। लेकिन ये मैंने कहा किस बेसिस पर, वो बात इंपॉर्टेंट है कि मैं किस बेसिस पे ये बता रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल उससे भी कम है। तो इसको आप ऐसे समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे अगर मुझे कोई स्टेशनरी की शॉप ओपन करनी है तो उसका पोटेंशियल कहाँ पे अच्छा रहेगा, जहाँ पे स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे अगर हम ओपन करेंगे स्टेशनरी की शॉप तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर मैंने कहीं ऐसी जगह पे ओपन कर लिया जहाँ पे स्कूल कॉलेज आसपास नहीं है तो वहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसका स्टेशनरी की शॉप चलेगी ही नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात होगी। तो मैंने कहा है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा कम है, इसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा है। अब ये कैसे बोला जाएगा फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो ऐसे समझिए कोई मेरे पास एक चार्ज है, मान लो स्मॉल q या Q0 जैसे भी आप बोलना चाहो, Q0 चार्ज है। इस Q0 चार्ज को मैं लेकर आता हूँ कहाँ से, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम उस जगह से लेकर आना चाहते हैं जहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो इनफाइनाइट हम बोलेंगे। तो इनफाइनाइट से हम इसको लेकर आए पॉइंट A पर। तो यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एंटर करेगा चार्ज, वैसे ही इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाना शुरू कर देगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये बाहर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इसको अंदर की तरफ ढकेलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो हम अंदर की तरफ ढकेलेंगे, पुश करेंगे और इसको लेकर आएंगे और एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन, तो वो वर्क डन कहलाएगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट भले ही इन दोनों पॉइंट के बीच का कम हो और इसको हम इन्फिनिट से लेकर आए हैं, डिस्प्लेसमेंट भले कम हो लेकिन जो फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी,
यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कम है, यानी हम ए पॉइंट तक लाएंगे तो ए पॉइंट तक आने के लिए फोर्स की वैल्यू कम है, लेकिन ए पॉइंट से हम और आगे बढ़ेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो हमारा जो फोर्स होता है वो होता है ई इंटू क्यू। तो अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो हमारा वर्क डन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक लाने के लिए उस चार्ज को वर्क डन और ज़्यादा करना पड़ेगा, सी के आगे और कोई पॉइंट है तो वहाँ तक जाने के लिए और भी ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा वर्क डन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उस लोकेशन का, उस पोजीशन का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। बस सिंपल सा ये है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाई a unit charge when bringing it from infinity to that point is known as potential of that point। सिंपल, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया सिंपल, वर्क डन बाई यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के लिए हमको क्यू से उसी चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके यूनिट चार्ज बनेगा। तो ये वर्क अपॉन चार्ज हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे वर्क के बारे में ज़रा समझिए दो एक बात। ठीक है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ किसी पॉइंट ए पर। कहाँ से ला रहा हूँ? इनफाइनाइट। कहाँ से ला रहा हूँ? इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से कहीं से लेकर आ रहा हूँ चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ से इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर इसको लेकर आएंगे तो हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क डन है ये दो फोर्सेस के कंपैरिजन में लिखा जाता है। ठीक है, यानी अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस के कंपैरिजन में लिखेंगे तो हमारा पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कंपैरिजन में लिखेंगे तो हमारा पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर मैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इस तरफ लिखूँ ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगेगा और चार्ज मूव इस तरफ करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें लाना कहाँ से कहाँ है? वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? इन्फिनिट टू ए हो रहा है। पहली बात तो ये, ठीक है, इनफाइनाइट टू ए तक हो रहा है। और ये वर्क डन होगा कैसा? निगेटिव। ठीक है, तो ये वर्क डन होगा कैसा? निगेटिव होगा। तो उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाएगा। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ये निगेटिव होगा, ऑलरेडी निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव ना आए उसके लिए यहाँ पे एक निगेटिव साइन पहले से लगा दिया जाता है इस फार्मूले में, ताकि निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के कंपैरिजन में इसको निकालेंगे, तो हम अभी भी रहे इनफाइनाइट टू ए, लेकिन इस बार ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हम इस तरफ का फोर्स लेकर चल रहे हैं, यानी कि ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। हम जो बाहर से फोर्स देकर इसको भेजेंगे यहाँ पर ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है और एक्सटर्नल फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो इस बार डब्ल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है किसके लिए? फॉर एक्सटर्नल फोर्स। तो कंफ्यूज आप लोग ना हो आगे, क्योंकि
कभी कभी माइनस लिखा होता है, कभी माइनस नहीं लिखा होता। हम लोग अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आप रखें, हमारी जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इसको यूज़ किया जाएगा। दूसरी चीज़, हम लोग कहाँ से आए हैं, इनफाइनाइट से ए पर आए हैं, तो इनफाइनाइट को हम लोग ज़ीरो ही मान लेते हैं। वहाँ पर इनफाइनाइट का पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो माना जाता है, तो इसको हम लोग हमेशा सीधे वी ए ही लिखते हैं। ठीक है, दिस इज योर वी ए, यानी पोटेंशियल ऑफ ए। इनफाइनाइट का पोटेंशियल ज़ीरो माना जाता है, यानी पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज टेकन एज ज़ीरो। ठीक है, ये जो बात मैंने बताई इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल ज़ीरो का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, या सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगा, देखिए इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे हमेशा वोल्ट। ठीक है, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा लिखना चाहें तो बोल सकते हैं हम लोग वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम इसका एक और यूनिट हो जाएगा। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो जूल का डायमेंशन ml²T-2, यानी वर्क का डायमेंशन ये होता है, कूलम का डायमेंशन होता है AT। तो A ऊपर आएगा -1, T ऊपर आएगा -1, तो ये बन जाएगा ml²T-3A-1। ये इसका हो गया डायमेंशन। स्केलर क्वांटिटी है ये, डायरेक्शन नहीं होता है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है क्योंकि हमें इसको कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होती है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपका पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। ठीक है, और सिंपल है, किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए निगेटिव होगा, तो बस आप इतना याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। बस सिंपल से आपको याद रखना है। दैट मीन्स जब भी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो विद साइन यूज़ करना है। यहाँ पे जो चार्ज होगा इसका जो भी साइन होगा वो आप साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पर न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। आज एक टॉपिक और सोचते हैं, एक टॉपिक और कर लेते हैं कवर, फिर इसके न्यूमेरिकल जो होंगे वो अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये और कुछ अलग कुछ नहीं होता है, मैं साथ में ही बता दे रहा हूँ इसको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये मैंने भी बताया था कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B, यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट है C, इसका पोटेंशियल मान लिया VA, इसका पोटेंशियल मान लिया VB, इसका पोटेंशियल मान लिया VC, और मान लिया यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट है तो इसका पोटेंशियल मान लिया V इनफाइनाइट। ठीक है, अब किसी भी दो लोकेशन के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया VB माइनस VA, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच का, इन दोनों के बीच का। ठीक है, या मैंने लिख दिया VC माइनस VB, तो मैंने किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है इसके इसके बीच में। किसी भी दो लोकेशन के पोटेंशियल को माइनस कर दो, बस वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको मैंने अगर लिख दिया ऐसे VA माइनस V इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। बस मैंने भी आपको बताया है कि इनफाइनाइट के पोटेंशियल को हम लोग हमेशा ज़ीरो कंसीडर करते हैं, तो इसी को हम लोग ऐसे ना लिख के सिर्फ VA लिख देते हैं। तो हम किसी के भी पोटेंशियल को अगर सिंपली लिख रहे होते हैं तो वो एक्चुअल में इनफाइनाइट से माइनस होकर ही लिखा होता है, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट का ही होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया VB, तो ये VB एक्चुअल में VB माइनस V इन्फिनिटी है।
लेकिन इसके पोटेंशियल को हम लोग क्या लेते हैं, 0, इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, इसको लैंग्वेज वाइज अगर हम लोग लिखेंगे तो लैंग्वेज वही हो जाएगी, बस इस बार हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ से ला रहे थे इसको, इन्फिनिटी से, बस इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे। लैंग्वेज हमारी वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वर्क डन बाई यूनिट चार्ज when bringing it from a point to another point। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, is known as potential difference, electric potential difference between two points। ठीक है, यानी अगर मैंने ये एक पॉइंट लिया A, ये एक पॉइंट लिया B, और मुझे लिखना है अगर VBA, मतलब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, VB माइनस VA। ठीक है, अब VB का मतलब क्या है, VB इज W, यानी कि वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन, तो ये वर्क डन है कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से B तक का, डिवाइडेड बाई चार्ज। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का है, इनफाइनाइट से A तक का, डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में देखा जा रहा है या एक्सटर्नल फोर्स के कंपैरिजन में, तो उसी के हिसाब से उसका सिंबल साइन यूज़ किया जाएगा। लेकिन सिंपली आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिर्फ दो पोटेंशियल को माइनस कर दो, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यूनिट जो पीछे पड़ चुके हैं वो सारे के सारे इसी में लगेंगे, यानी यूनिट इसका क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, डायमेंशन अगर हमको लिखना है तो डायमेंशन क्या होगा, mL²T-3A-1। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये, डायरेक्शन नहीं होता इसके पास। ठीक है, जैसे पोटेंशियल में वही पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग से क्वांटिटी इसलिए पढ़ी है क्योंकि हम लोग मेनली पोटेंशियल डिफरेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली जब भी अपनी कैलकुलेशंस करेंगे या कोई क्वेश्चंस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही देखते हैं। दो लोकेशन के बीच का पोटेंशियल ही माइनस करके उसमें लिखा जाता है, कभी भी पोटेंशियल एग्जैक्ट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हम लोग स्टडी करते हैं, इसलिए हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस जानना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये हमारी हो गई दो फिजिकल क्वांटिटीज इसके बारे में पढ़ा, और एक हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी है। बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे। ओके।